जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ललित व्यास पांडे। आइए स्वागत करते हैं अपने चंद्रयान 3 का चंदा मामा के घर में। दुआएं करते हैं अपने चंदा मामा से, निवेदन करते हैं अपने चंदा मामा से, अपने ईश्वर चंद्र से, अपने खुदा चाँद से, अपने प्रेमी चाँद से कि हमारे चंद्रयान 3 को अपनी आगोश में वो सहर्ष स्वीकार करें और जो हम जानना चाहते हैं बिना उन्हें क्षति पहुंचाए हुए वे हमारे तमाम इंसानी लोगों के लिए बहुत हितकर साबित हो और हम सभी के लिए बहुत हितकर साबित हो। पूरी दुनिया एक आशा की किरणों के साथ हमारे चंद्रयान 3 का आज इंतजार कर रही है। जी हाँ, आज उम्मीद है लगभग शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड कर जाएगा। यह पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं इंसान के चंद्रमा तक पहुंचने की संपूर्ण जानकारी, पूरी जानकारी। कब से हमने चंदा मामा के पास जाने का यत्न किया, कितनी बार प्रयास हुआ, दुनिया के कितने देशों ने इसमें अपना भाग्य आजमाया, कितने लोगों को कितनी सफलता मिली और हम यानी कि भारत चंद्रमा फतह पर कहाँ पर हैं। कितनी बार हमने यत्न किए, कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ रह गई। आइए कुछ हमारी रिसर्च टीम के आधार पर, कुछ सोशल मीडिया के आधार पर, कुछ अध्ययन के आधार पर, कुछ न्यूज़ चैनलों के आधार पर, तमाम प्रकार से कई जगह से डेटा एकत्र करने के बाद कुछ जानकारी लेकर के हम आपके बीच में साझा करने के लिए आए हैं। एक आहुति हमारी भी अपने चंदा मामा के लिए। आज लगभग शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो चांद की सतह पर उतर सकता है। इसरो यानी भारतीय रिसर्च सेंटर, स्पेस रिसर्च सेंटर जो भारत का है, उसने जानकारी दे दी है कि हम लोग संभवतः आज शाम 6:04 पर, आज यानी कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंदा मामा की सतह पर लैंड करने वाले हैं अपने ग्रोवर के साथ, अपने लैंडर के साथ। मेरे साथियों, जब हम धरती से चंद्रमा को देखते हैं तो कई बार हमें वो पूरा दिखाई देता है, कई बार हमें वो आधा दिखाई देता है, कई बार नुकीला दिखाई देता है, तो कई बार हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। मेरे साथियों, पूर्णमासी के दिन भी हम जिस चांद को देख पाते हैं वह केवल 59% हिस्सा ही देख पाते हैं, यानी कि केवल 59% हिस्सा ही हम चांद का धरती से देख पाते हैं। 41% पार्ट, 41% हिस्सा हम कभी चांद का देख नहीं पाते हैं। आज केवल भारत, केवल इसरो, केवल हम लोग ही नहीं, पूरी दुनिया टकटकी लगाए हुए है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में जो पहली बार साउथ पोल में, चंद्रमा के साउथ पोल में जो लैंड करने वाला है वो कितना सफल हो पाता है। हम सब अपने अपने ईश्वर से, अपने अपने खुदा से दुआ मांगने पर जुटे हुए हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसे बेहद रहस्यमयी माना जाता है। नासा के मुताबिक इस क्षेत्र में ऐसे कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं जिसकी छांव वाली जमीन पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई है। ये गड्ढे अरबों वर्षों से गिर रहे खगोलीय पिंडों से बने हैं। चांद पर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट की लगभग आधी लंबाई से कुछ ही ऊंचाई का है और वहां कई प्रकार के पहाड़ हैं, जबकि गड्ढा या खाई लगभग 8 किलोमीटर से भी गहरी हो सकती हैं और ऐसे कई गड्ढे हैं। नासा के अनुसार यहां बर्फ जमी होने की संभावना है और अगर वहां पर बर्फ मिल जाती है तो यह चंद्रमा अभियानों के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि धरती से चांद पर यदि 1 लीटर पानी भी पहुंचाना है तो उसके लिए लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्च आता है।
लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वही 1 लीटर की बोतल जिसे हम लोग 10-15 रुपए में, 20 रुपए में खरीदते हैं, अगर उसी को हमें चांद तक ले जाना है तो उसके मैनेजमेंट में, उसकी व्यवस्था में, उसकी ट्रैवलिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में और वहां तक पहुंचने में 8 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। चांद पर अभियान के शुरुआती दिनों में अमेरिका और रूस के 14 अभियानों को चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने में नाकामी हासिल हुई थी, लगभग 14 बार, और 15वीं बार वे कामयाब हुए थे। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो भारत का चंद्रयान-1 अभियान था वो बहुत कामयाब रहा। इसरो ने इसे पहले ही प्रयास में इस चुनौती को पार कर लिया था। अब इसरो चंद्रयान-3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा है, जहां अभी तक कोई मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट नहीं पहुंच सका है। रूस का लूना भी इसी मिशन में अभी ही हाल में क्रैश हुआ है। तो सबकी निगाहें अब भारत के चंद्रयान-3 पर हैं और हम सब ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि हमारा चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल हो जाए। मेरे प्रिय साथियों, अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसानों के कदम पड़े थे। आप लोगों के लिए ये डेटा एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसानों के कदम पड़े थे। उससे पहले भी अमेरिका ने अंतरिक्ष यात्रियों को इस मिशन में भेजा था। 25 दिसंबर 1968, 25 दिसंबर 1968 को फ्रैंक बोरमैन, बिल एंड्रेस और जिम लोवेल को लेकर अपोलो 10 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और वापस लौट आया था। यह चांद पर जाने का सबसे शुरुआती प्रयासों में से एक था। वे चांद पर नहीं उतरे, इसलिए इस प्रयोग की जानकारी दुनिया को नहीं हो पाई थी। मेरे प्रिय साथियों, अपोलो 11 के जरिए फिर से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिस और बज एड्रिन सवार थे। दोबारा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय साथियों, अपोलो 11 के जरिए फिर से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिस और बज एड्रिन सवार थे। मेरे प्रिय साथियों, नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। कुछ मिनटों के बाद बज एल्ड्रिन भी उनके साथ हो गए। इस दौरान माइकल कॉलिंस चंद्रमा की कक्षा में यान उड़ाते रहे, यानी 2 लोगों ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखे, लेकिन जो उनके साथ कॉलिंस थे वो यान की सुरक्षा में थे, यान उड़ा रहे थे, यान उसके आसपास रख रहे थे, उन लोगों के आसपास रख रहे थे। 14 नवंबर 1969, 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 रॉकेट ने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। इसके बाद 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 ने आखिरी बार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। 1969 से 1972 के सालों में नासा ने 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा। वे सभी अमेरिका से थे। इसके बाद इंसानों को चांद पर भेजने के प्रयोग बंद कर दिए गए। इन सफलताओं के साथ साथ नासा को कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। 21 फरवरी 1967 को नासा का अपोलो 1 प्रक्षेपण के लिए तैयार था, लेकिन रिहर्सल परीक्षण के समय केबिन में आग लग गई और रॉकेट फट गया। इस दुर्घटना में 2 अंतरिक्ष यात्रियों और चालक दल के 27 सदस्यों की मौत हो गई। इसरो न्यूनतम लागत के साथ अपने शुरुआती प्रयासों में ही काफी सफल रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय स्पेस सेंटर की, इसरो की, जो शुरुआती यानी पहले ही प्रयास में काफी कुछ सफल रहा है। इसका लक्ष्य भी अन्य मिशन की तरह चांद पर इंसानों को उतारना ही है, लेकिन इसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसरो की रॉकेट और इंजन की मौजूदा क्षमता
इसको हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसरो हर चरण की सफलता के साथ धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान 1 में आर्बिटर और मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च किया गया था। फिर चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए थे, जबकि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर भेजा गया है। इस प्रयोग में चंद्रयान 2 में इस्तेमाल किए गए आर्बिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बहुत हेल्प कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता और जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रयान 4 उसके बाद प्रयोग जारी रखेगा। यदि ये सभी सफल रहे तो अगले मिशन में मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजने की कोशिश की जाएगी। इस दिशा में कुछ और प्रयोग पहले से ही चल रहे हैं। इसरो का आगामी गगनयान भी इसी का हिस्सा है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूस के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए और करीब 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। अब इसरो दूसरे देशों की मदद से नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान प्रयोग करने की तैयारी में है। इसमें करीब 1700 कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रयान मिशन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। गगनयान प्रयोग के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने और 3 दिनों तक उन्हें वहां रखकर वापस लाने की परिकल्पना की गई है। प्रोपल्स मॉड्यूल, जिसमें रॉकेट, लैंडर, विक्रम व रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, इनका कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जबकि लैंडर का अलग से वजन 1752 किलोग्राम है व रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। पूरे मिशन का खर्चा 615 करोड़ है। ये पूरी लाइन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये जानकारी दोबारा से ध्यान से सुनना है। प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसमें रॉकेट, लैंडर को ही विक्रम कहा जा रहा है, रोवर को प्रज्ञान कहा जा रहा है, शामिल है। उसका कुल वजन 3900 किलो है, 3900 किलोग्राम है। अभी ध्यान देना है, जबकि लैंडर का अलग से वजन 1752 किलोग्राम है, 1752 किलोग्राम है व रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। पूरे मिशन का खर्चा 615 करोड़ रुपए है। चंद्रयान प्रयोगों में अब तक इस्तेमाल किए गए आर्बिटर, लैंडर और रोवर्स को पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जाता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाता है, तो उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की चुनौती होती है। अतः अभियान काफी महंगा होता है। इसके लिए नासा के मॉडल के मुताबिक क्रू मॉड्यूल बनाए जाने की जरूरत है। इतना नहीं, कम से कम समय में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए विशाल रॉकेट भी बनाने होते हैं। चंद्रमा पर उतरने के लिए मानवयुक्त लैंडर भेजना होता है, और अगर लैंडर को धरती पर लौटना है तो चंद्रमा की कुछ ऊंचाई पर एक कमांड मॉड्यूल भी होना चाहिए। इस कमांड मॉड्यूल से लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा और अंतरिक्ष यात्री वहां शोध करने के बाद उसी लैंडर मॉड्यूल में चंद्रमा की सतह पर कमांड मॉड्यूल पर लौट आएंगे। फिर कमांड मॉड्यूल को पृथ्वी पर वापस लाया जाता है। ये सभी प्रयोग 10 दिन के अंदर करने की चुनौती भी होती है। इसके लिए उन्नत तकनीक और विशाल रॉकेट की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष में तापमान भी बहुत कम होता है, यानी वहां भी रॉकेट को चलाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन डिजाइन करना होता है। इन सब के अलावा प्रक्षेपण के दौरान अप्रत्याशित त्रुटियों के मामले में अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा के लिए एक क्रू स्पेस सिस्टम भी तैयार किया जाता है। इन सब के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने वाला क्रू मॉड्यूल भी तैयार किया जाता है। यह सब हासिल करना चंद्रयान 3 और उसके बाद के प्रक्षेपणों की सफलता पर निर्भर करता है। यदि चंद्रयान 3 सफल होता है, जिसकी हम सभी को आशा है कि सफल होगा ही, हम सब दुआएं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है भारत के चंद्रयान 3 की सफलता।
और उसके बाद के प्रयोग भी योजनाबद्ध स्तर पर सफल होते हैं। तो इसरो चंद्रयान 10 या 11 में चंद्रमा के साथ अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने में सक्षम होगा। यानी कि अभी तो हम चंद्रयान 3 में हैं, 10वें 11वें स्तर पर जा करके संभावना है कि हम इंसानों को भेज पाएं। अपोलो 11 को 4 दिनों में चंद्रमा पर ले जाया गया, जहां अपोलो 11 के ईगल लैंडर को चंद्रमा पर उतारा और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतरने और शोध करने के बाद लैंडर ऑर्बिटर तक पहुंचने और वापस लौटने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता हुई। भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के इसरो के मिशनों में ऐसे विशाल रॉकेट और भारी ईंधन की आवश्यकता होगी। चंद्रयान 3 की कामयाबी इसी दिशा में इसरो का कदम होगा। चांद का एक लूनर डे यानी चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होते हैं। 14 दिन मतलब 14 दिन और 14 रात मिलाकर के वहां का एक दिन रात होता है। वैज्ञानिकों की कोशिश होगी कि वे रोवर के जरिए चांद से भारी संख्या में भेजे जा रहे डेटा को देखें। ये डेटा लैंडर से भेजा जा रहा होगा। चांद की सतह पर उतरते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा, जिससे प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप यानी उतरने के लिए रास्ता खुल जाएगा। विक्रम को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से बनाया गया है ताकि रोवर को नुकसान ना पहुंचे। रोवर का नाम प्रज्ञान है। यह 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीरें लेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। प्रज्ञान में इसरो का लोगो बना हुआ है और तिरंगा बना हुआ है। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे बाद प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा। प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद की सतह पर चलेगा। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बहुत कम रफ्तार होती है, इससे ज्यादा उसके क्रैश होने की खतरा है। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। प्रज्ञान चांद के मौसम के हाल का पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर सकेंगे। ये यान्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा का भी पता लगाएंगे। प्रज्ञान को ऐसे बनाया गया है कि वो चांद की सतह की जानकारी जुटा सके। प्रज्ञान इन जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों का समय होगा। प्रज्ञान सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और यह लैंडर ही होगा जो धरती पर डेटा भेज रहा होगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर घूमेगा और डेटा को लैंडर तक भेजेगा। यह लैंडर फिर डेटा को धरती तक भेजेगा। इसरो का कहना है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का भी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोमवार को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लैंडर से सफलतापूर्वक संवाद किया था। यानी कम्युनिकेशन जो चंद्रयान 2 भेजा गया था उसका जो वहां ऑर्बिटर मौजूद है उसके साथ कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, ध्यान रखिएगा इसका नाम भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा, धरती के 14 दिनों में प्रज्ञान कितनी दूरी तय करेगा इस बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कई चीजों के आधार पर किया जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान को एक चंद दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक काम करना है। अगर इसे ज्यादा की अवधि तक चंद्रयान 3 को टिकना है तो उसे चांद की ठंडी रात यानी -238 डिग्री सेल्सियस के साथ सुरक्षित रहना होगा। यानी कि ठंडी रातों में वहां जो टेम्परेचर होता है वो -238 डिग्री होता है। इसरो प्रमुख ने कहा ऐसी संभावनाएं हैं कि विक्रम और लैंडर दोनों के पास एक अतिरिक्त लूनर डे होना चाहिए, होगा ही। सोमवार को इसरो प्रमुख ने चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट्स केंद्र सरकार को दी। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 अब तक का सफर बेहद सफल रहा है। चंद्रयान 3 अगर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो भारत ऐसा करने वाला महज चौथा देश होगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हालांकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश होगा।
दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश होगा यदि आज सब कुछ ठीक रहता है। बहरहाल ब्रह्मांड के लिए यह मामूली घटना है, लेकिन उसमें एक छोटे अणु का अस्तित्व रखने वाली धरती पर बसने वाले इंसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत का कद इस सफलता से वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब मिलकर चंद्रयान-3 की सफलता की प्रार्थना करते हैं और हम सभी भारतीयों का फक्र सरफक्र से इतना ऊंचा उठ जाएगा कि हमें अपने आप पर गौरव, अपने आप पर गर्व महसूस होगा। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोग शाम 6:04 पर लाइव चंद्रयान-3 की लैंडिंग देखेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम सब अपने मामा के घर आसानी से पहुंच जाए, वहां से जानकारी जुटा करके लाएं और ये जानकारी मानवीय सभ्यता के लिए बहुत मील का पत्थर साबित हो और सब कुछ शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे लेता हूं आपसे विदा। फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।